नमस्कार मित्रों। यह जानने के बाद कि विटामिन डी क्या है, कैसे सिंथेसाइज होता है और कैसे वो कार्य करता है, आइए समझते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाली परेशानियां क्या-क्या होती हैं और उनके क्या-क्या कारण होते हैं। यह समझने के बाद कि विटामिन डी किस प्रकार सिंथेसाइज होता है, यह बहुत आसान है समझना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस प्रकार उत्पन्न होगी। ध्यान रहे, हम विटामिन डी को अपने बॉडी में स्वयं निर्माण करते हैं और हम बाहर से लेते हैं। तो इस प्रकार से दो चीजें हुई। अगर हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज ना कर पाए, डी नोवो सिंथेसिस ना हो पाए, जो कि इनएडिक्वेट सन एक्सपोजर के कारण से, या यदि हम जो भोजन में से ले रहे हैं विटामिन डी, उसका इंटेक कम हो, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, या लिया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ वेल एब्जॉर्प्शन के कारण से, तो रिड्यूस सिंथेसिस और रिड्यूस्ड इनटेक, इन दोनों से विटामिन डी हमारे शरीर में कम आया। अब आ तो गया विटामिन डी, लेकिन हमें बॉडी में उसको एक्टिवेट करना होता है। एक पहला एक्टिवेशन होता है लीवर में 25 हाइड्रोक्सिलेशन से, और दूसरा एक्टिवेशन होता है किडनीज की प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन से। तो रिड्यूस 25 हाइड्रोक्सिलेशन लिवर में होता है, तो यदि कोई क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर है उसमें यह हाइड्रोक्सिलेशन कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक मेडिसिन है आइसोनियाजिड, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो कि इस हेपेटिक 25 हाइड्रोक्सिलेशन की प्रक्रिया को घटाती है, उसमें बाधा डालती है। तो यह तो हुआ हेपेटिक 25 हाइड्रोक्सिलेशन। दूसरा प्रोसेस रीनल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन। तो जिस प्रकार से हेपेटिक में क्रॉनिक लिवर डिजीज हुई, क्रॉनिक लिवर फेल्योर, वैसे ही रीनल में क्रॉनिक रीनल फेल्योर या एक्यूट रीनल फेल्योर। हम जानते हैं कि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन की प्रक्रिया के लिए पैराथायराइड हार्मोन की जरूरत होती है। तो अगर हाइपोपैराथायरिज्म में पैराथायराइड हार्मोन ही कम है, तो वह ये हाइड्रोक्सिलेशन की प्रक्रिया में बाधा डालेगा। इसके अतिरिक्त जैसे 25 हाइड्रोक्सिलेशन को रोकने की प्रक्रिया में आइसोनियाजिड भाग लेती है, वैसे ही 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन को एक दूसरी मेडिसिन एंटी फंगल कीटोकोनाजोल बाधित करती है। तो जो कॉमन कारण है उसमें एक ग्रुप हुआ रिड्यूस्ड इनटेक या रिड्यूस्ड सिंथेसिस, हमारी बॉडी में विटामिन डी आया ही नहीं, बना ही नहीं। दूसरा हुआ कि उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ, या हेपेटिक या रीनल। इसके बाद विटामिन डी मिला भी, विटामिन डी का एक्टिवेशन भी हुआ, लेकिन उसका लॉस बढ़ गया। लॉस किस प्रकार से बढ़ सकता है? जो विटामिन डी एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन में चल रहा है, वह जितना इंटेस्टाइन में आया वहां से रीअब्जॉर्ब हो जाए, फिर जाए, फिर सीक्रेट हो, फिर रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में, या कोई एक्सटेंसिव इंटेस्टिनल रिजेक्शन वगैरह के बाद जब एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन बाधित हो रहा है उसमें, या विटामिन डी जो 25 हाइड्रोक्सिलेटेड विटामिन डी कैल्सिडायोल, वह ब्लड में मेन सर्कुलेटिंग फॉर्म है विटामिन डी की। तो मेन सर्कुलेटिंग फॉर्म 25 ओएसडी, वह कंबाइंड रहती है ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन से। तो यदि किसी तरह से यह प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बढ़ जाए, जैसे एंटी एपिलेप्टिक फिनेटोइन बार्बिचुरेट या एंटी ट्यूबरकुलर रिफेम्पिसिन, इनसे जो विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी जो है वह प्लाज्मा प्रोटीन से कंबाइन कर जाएगा और ब्लड में उसकी फ्री फॉर्म कम बचेगी, या प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपोएल्बुमिनीमिया रहता है उसके कारण से। तो इसमें हमारे पास फ्री सर्कुलेटिंग विटामिन डी की कंसंट्रेशन घट जाएगी। अब हम यह जानते हैं कि विटामिन डी का एक्टिवेशन होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन और 25 हाइड्रोक्सिलेशन से, और इनएक्टिवेशन होता है 24 हाइड्रोक्सिलेशन से। तो अगर इनएक्टिवेशन बढ़ जाए 24 हाइड्रोक्सिलेशन के बढ़ने से, जो कि फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर के बढ़ने से होता है, जैसे जो कि ऑन्कोजेनिक ऑस्टियोमेलेशिया में होता है। तो विटामिन डी है, विटामिन डी एक्टिवेट भी ठीक तरह से हो रहा है, लेकिन होने के बाद वो उसका लॉस ज्यादा हो रहा है या उसका इनएक्टिवेशन ज्यादा हो रहा है, यह तीसरा ग्रुप हुआ। अब चौथा ग्रुप हुआ जिसमें विटामिन डी का सब कुछ काम ठीक है,
इनटेक भी ठीक है, de novo सिंथेसिस भी ठीक है, उसका एक्टिवेशन भी ठीक है, उसका लॉस भी नहीं हो रहा। लेकिन जो विटामिन डी है, जो एक्टिव विटामिन डी 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, कैल्सिट्रियोल, वह काम नहीं कर पा रहा। क्योंकि हमने ये तो समझा कि विटामिन डी रिसेप्टर से मिलके न्यू प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो यह जो प्रक्रिया है, अगर विटामिन डी रिसेप्टर्स का म्यूटेशन हो जाए, तो विटामिन डी उस पर कंबाइन नहीं कर पाएगा उस केस में। या यहाँ पर भी एक मेडिसिन है जो इस प्रोसेस में इंटरफेयर करती है, फिनेटोइन। तो फिनेटोइन लेने वालों में भी विटामिन डी रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अब ये ध्यान रखिए, एंटी एपिलेप्टिक्स विटामिन डी का लॉस बढ़ा सकती हैं फिनेटोइन और बार्बिट्यूरेट के रूप में, या एंटी एपिलेप्टिक विटामिन डी रेजिस्टेंस करा सकती हैं फिनेटोइन के रूप में। तो जब भी एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी पे कोई पेशेंट है, उसमें कैल्शियम विटामिन डी मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब भी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट पे कोई पेशेंट है, तो आइसोनियाजिड जो कि हेपेटिक एक्टिवेशन को रोक रही है, या रिफेम्पिसिन जो इसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रही है, इन दोनों में भी हमें कैल्शियम विटामिन डी पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो अब इन सारे कारणों में यदि हम बात करें कि किन लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी की संभावना ज्यादा है, तो वह लोग जो कि इंडोर रहते हैं, जिनका सन एक्सपोजर कम है, उनमें डिनोवो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, या ओल्ड इंडिविजुअल्स जिनमें विशेष रूप से बोन्स वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उनमें भी विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है, क्योंकि सिंथेसिस भी कम होती है डिनोवो सिंथेसिस स्किन में, और इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन भी घट जाता है। तो इंडोर रहने वाले, अच्छा बुजुर्ग लोग अधिकतर इंडोर ज्यादा रहते हैं, वो बाहर किसी वजह से जा नहीं पाते, तो उस प्रकार से उनमें इंडोर रहने और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज के कारण से यह संभावना ज्यादा होती। तो मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स हमारे मुख्यतः जो है वो क्या क्या है, या तो जो बोनी मैट्रिक्स है उसका मिनरलाइजेशन प्रॉपर ना हो पाए, जैसा रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया में होता है, अथवा वह बोनी मैट्रिक्स ही फॉर्म ना हो, जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। तो इस प्रकार से जो विटामिन डी की जो हमारे मिनरलाइजेशन में इंटरफेयर करता है, वह दो प्रोसेस हुए, ग्रोइंग चिल्ड्रन में रिकेट्स, या जिनमें ग्रोथ हो चुकी है एडल्ट्स में, उनमें ऑस्टियोमलेशिया। तो अब इनमें एक एक करके समझते हैं कि यह डिसऑर्डर्स क्या है। रिकेट्स हमारा ग्रोइंग चिल्ड्रन में होता है, जिनमें बोन ग्रो कर रही है, उसका एलोंगेशन हो रहा है, उसमें ग्रोथ प्लेट एक्टिव है। तो इस एक्टिव ग्रोथ प्लेट में कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स का मिनरलाइजेशन जब डिफेक्टिव होता है, तब हम उसे रिकेट्स कहते हैं। ये दो मुख्य प्रकार का होता है, एक विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स जो हम लोगों ने अभी समझा कुछ एक इसके कारण, और दूसरा विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी कैसे होगी? विटामिन डी डिपेंडेंट, जिसमें हम विटामिन डी बाहर से देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, बाहर से विटामिन डी देने पर जिसको हम करेक्ट कर सके, या न्यूट्रिशनल इनटेक कम है, एब्जॉर्प्शन कम है, या उसकी सिंथेसिस डिफेक्टिव है, जैसा कि सन एक्सपोजर, ये हम लोग अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट, इसकी प्रिवलेंस तो कम है, ये बहुत ज्यादा अधिक प्रिवलेंस नहीं है, इसकी ज्यादा लोगों में नहीं मिलता, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट ज्यादा मिलता है, लेकिन वह ट्रीटेबल है, और इसके ट्रीटमेंट में कुछ परेशानियां आती हैं। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट मतलब इसमें हम जब विटामिन डी बाहर से देंगे, जो हमारा कॉमन फॉर्म है कैसिडियोल, तो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? इसके दो फॉर्म्स हैं, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स टाइप 1 और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स टाइप 2। विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1 में विटामिन डी का एक्टिवेशन जो किडनी से होता है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वह डिफेक्टिव होता है। क्योंकि जो जीन इस 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, वह जीन का इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाता है, वह जीन डिफेक्टिव होती है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाता, उससे विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी तक तो रह गया, 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नहीं बन पाया। अब जो 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है, यह ज्यादा एक्टिव फॉर्म है
विटामिन डी रिसेप्टर से यही कंबाइन करता है, और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की कंपैरिजन में 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी ये 1000 गुना ज्यादा पोटेंसी होती है, 1000 गुना। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी देते रहेंगे, तब उसका इफेक्ट 1000 गुना कम उत्पन्न होगा, क्योंकि वह 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स टाइप 1 में विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होता, इसलिए हम प्लेन विटामिन डी जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है उससे देकर पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, या फिर हम उसकी बहुत हाई डोजेस दें, 60,000 यूनिट पर डे है। इसके विपरीत यदि हम उसमें 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी दे देते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म है, तो ये सीधी से काम करने लग जाती है। तो टाइप 1 विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट का कॉज है इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और ट्रीटमेंट है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। इसके विपरीत जो टाइप 2 है उसमें सारा प्रोसेस इंटैक्ट है, उसमें 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी भी बन रहा है, लेकिन जो हमारा विटामिन डी रिसेप्टर है वही डिफेक्टिव है। विटामिन डी रिसेप्टर का इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन है। अब यहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिसेप्टर जो फाइनल पॉइंट है जिसको इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, जिस पे जाके 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी लग रहा है और अपना काम कर रहा है, जब वही डिफेक्टिव है अल्टीमेट स्टेप, तो हमारा ट्रीटमेंट इसमें केवल एक्सटर्नल एक्सोजेनस कैल्शियम फॉस्फेट देके हमें काम चलाना पड़ेगा। और ध्यान रहे वो कैल्शियम फॉस्फेट भी प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है और वह हमारा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें ऐसे में बहुत हाई डोजेस कैल्शियम फॉस्फेट की देनी पड़ती है। अब ग्रोइंग चिल्ड्रन में तो यह प्रोसेस हुआ हमारा रिकेट्स का, और एडल्ट्स में यह प्रोसेस हुआ ऑस्टियोमलेशिया का। अब यहाँ पे ग्रोथ प्लेट तो एक्टिव नहीं है। अब जो हमारी बोनी मैट्रिक्स है वह बन रही है, लेकिन उसका मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा। मिनरलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? मिनरलाइजेशन के लिए जो बोनी मैट्रिक्स है उसमें एक कैल्शियम और एक फॉस्फोरस फॉस्फेट, तो कैल्शियम और फॉस्फेट जब दोनों डिपॉजिट होंगे तब मिनरलाइजेशन होगा। तो कारण क्या हो सकते हैं? हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया, ये दोनों अगर कम हैं तब ऑस्टियोमलेशिया हमारा उत्पन्न होने लग जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया कैसे? या तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो, या दूसरे कारणों से जिसमें विटामिन डी तो है लेकिन कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार फॉस्फेट हाइपोफॉस्फेटीमिया के कारणों से, या तो जीआईटी से फॉस्फेट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हम फॉस्फेट बाइंडिंग एंटासिड ले रहे हैं, या फॉस्फेट हमारा बन रहा है ब्लड में, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ठीक है लेकिन जो है वो किडनी से निकल जा रहा है, तो फॉस्फेट वेस्टिंग। तो यह कुछ प्रमुख कारण है जिनके कारण से ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी डिपेंडेंट या विटामिन डी अनरिलेटेड हाइपोकैल्सीमिया, लैक ऑफ फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, या फॉस्फेट वेस्टिंग थ्रू किडनीज। इनके अलावा कुछ कारण और भी होते हैं ऑस्टियोमलेशिया के। हम जानते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया, कि बोनी मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों डिपॉजिट होते हैं। डिपोजिशन के समय वहां पे जो डिपोजिशन के मिनरलाइजेशन के कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, उन इनहिबिटर्स को इनएक्टिवेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन पीएच होना आवश्यक है। तो अगर एल्कलाइन पीएच बोनी माइक्रो एनवायरनमेंट में नहीं होगा तो मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई क्रॉनिक एसिडोसिस वाली स्थिति है जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, तो उसमें जो मिनरलाइजेशन वो डिफेक्टिव हो जाता है। उस केस में कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, लेकिन मिनरलाइज नहीं हो पा रहा क्योंकि एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, क्रॉनिक एसिडोसिस। या जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम चाहिए वहां पे एल्कलाइन पीएच बनाने के लिए, वह इनएक्टिवेशन उसका हो गया, जैसे जो होता है हेरिडिटरी हाइपोफॉस्फेटीमिया में। या बिसफॉस्फोनेट थेरेपी, बिसफॉस्फोनेट्स यूज किए जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ये एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट है, बोन का रिजॉर्प्शन कम करते हैं। बोन का रिजॉर्प्शन होना इसलिए जरूरी है कि रिजॉर्प्शन हुआ और फॉर्मेशन हुआ, तो ये एक बोन रीमॉडलिंग चलती रहती है हमेशा। जब हम रिजॉर्प्शन घटा देते हैं
तो रिजॉर्प्शन घटा देने से फॉर्मेशन भी जो कपल्ड है उसके साथ थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसकी वजह से अगर हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम नहीं है, इन सब में तो एक पूरा का पूरा माइक्रो एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। अब ये जो बिसफॉस्फोनेट कंपाउंड है, ये वास्तव में हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को जाके उससे कंबाइन कर जाता है, जिससे वो उसकी जो रिमॉडलिंग है वो रुक जाती है। तो बिसफॉस्फोनेट देने पर भी जो रिमॉडलिंग रुकने से भी ऑस्टियोमलेशिया उत्पन्न हो जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस के उपस्थित रहते हुए भी। तो ऑस्टियोमलेशिया के कारण क्या हुए? कैल्शियम कम हो, फास्फोरस कम हो, या कैल्शियम फास्फोरस दोनों ठीक हो, लेकिन एनवायरनमेंट एसिडोसिस के कारण से खराब हो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज काम ना कर रहा हो, या कोई हम वहां पे इनहिबिटर ऐसा या बाइंडर प्रेजेंट हो जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल को ग्रो ना करने दे रहा हो, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट्स। तो यह कुछ प्रमुख कारण थे जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी उत्पन्न हो सकती है, और यह डेफिशिएंसी उत्पन्न होके ग्रोइंग चिल्ड्रन में ऑस्टियो ग्रोइंग चिल्ड्रन में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया उत्पन्न कर सकती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी ये हम लोगों ने समझी, और अगले वीडियोस में हम ये समझेंगे कि इस विटामिन डी डेफिशिएंसी के क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं और उसको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें। धन्यवाद।